भारतवर्ष में रविवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को संवत 2077 में पड़ने जा रहा है, जो कि भारतीय महीने के मुताबिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या होगा। और इस दौरान ये जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, वो पूर्ण रूप से भारत में दृश्य होगा। इसकी जो मुख्य रूप से जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो चार बातों को देखते हैं। ग्रहण का स्पर्श कब होगा, उसका मध्यकाल कब होगा, ग्रहण का मोक्ष जिसे समाप्ति कहते हैं, और इसके पश्चात हम पर्व यानी स्नान आदि कब करेंगे। इन चारों समयों को यदि हम विंध्य के संदर्भ में और रीवा संभाग के परिदृश्य में देखेंगे तो हमारे यहाँ ग्रहण का स्पर्श 21 जून 2020 को रविवार को प्रातः 10:14 से होगा और इसका मध्यकाल प्रातः 11:53 पर होगा, जबकि ग्रहण की समाप्ति यानी इसका मोक्ष काल दोपहर में 1:38 तक होगा। हम इसमें पर्व काल जिसे कहते हैं, जहां हम स्नान आदि कर सकते हैं और फिर से अपनी नियमित दिनचर्या में वापस आ सकते हैं, वो अवधि हमारी शाम को 3:25 की होगी। इस तरीके से 21 जून 2020 को ये ग्रहण काल कुल 3 घंटे 25 मिनट का होगा। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बात आती है कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा कहाँ रहेगा। तो चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होगा, जो कि मिथुन राशि में आता है, और उसी के अनुसार हमारी जो बाकी राशियां हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम अलग अलग पंचांगों को देखें, ये हमारा जो है गणेश आपा पंचांग में जो वर्णन दिया है, या इन्होंने ऋषिकेश पंचांग में भी बताया है, और एक और सर्वमान्य लोकप्रिय पंचांग है निर्णय सागर और भाग्योदय। इन सभी को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो हम जान सकते हैं कि उस दौरान जब ये आकाशीय घटना या खगोलीय घटना होगी तो उस समय की जो जन्मांग चक्र है, लग्न चक्र है, वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि सिंह लग्न है, जो कि स्थिर लग्न है, और स्थिर लग्न होने की वजह से इस ग्रहण का जो भी न्यूनाधिक प्रभाव है वो थोड़ा स्थिरता लिए हुए होता है। साथ ही साथ इस दौरान चंद्रमा मिथुन राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में होगा, और जो अन्य ग्रह हैं उसमें हम देख रहे हैं कि लाभ स्थान में, इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि लाभ स्थान में सूर्य बुध चंद्र और राहु, तो चंद्र और राहु की युति है। यहाँ एक और चीज़ बड़ी उल्लेखनीय है कि ग्रहण काल के दौरान सामान्यतः सूर्य ग्रहण रविवार को पड़ जाए तो उसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि रविवार जो है वो सूर्य का अपना दिन होता है। इसकी वजह से विषमताएं नहीं होती। ठीक इसके विपरीत यदि यही ग्रहण कभी शनिवार को पड़ा हो पिछले किसी वर्षों में, तो उसकी विकरालता बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य शनि में नैसर्गिक रूप से शत्रुता है। दोनों पिता पुत्र हैं, एक प्रकाश का दूसरे अंधकार का कारक है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि ये रविवार के दिन हो रहा है। इस तरीके से अब इसमें बात आती है कि हमारा सूतक कब से आरंभ होगा। तो एक निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जो हमारे मानक ग्रंथ हैं उनमें ये वर्णित है कि जो ग्रहण का समय जहाँ होता है, जैसे हमारे रीवा क्षेत्र में ये 10:14 है प्रातः, तो ठीक इसके 12 घंटे पहले यानी कि 20 तारीख शनिवार की रात से 10:14 रात से सूतक आरंभ हो जाएगा। अब सूतक में हम मोटे तौर पर क्या देखें गृहस्थ लोग, तो हमें अच्छी बात ये देखनी है कि इसके बाद हम कोई भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करें। तो ठीक है, रात को 10 सवा 10 के पहले व्यक्ति वैसे ही भोजन इत्यादि कर लेता है। कोई ऐसी चीज़ हम अतिशेष जानबूझ करके ना छोड़ें, जैसे दूध या दूध से बने पदार्थ हैं या और दूसरे कोई द्रव्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ग्रहण के दौरान निकलने वाले हानिकारक विकिरणों से द्रव तत्व जो है वो ज़्यादा नकारात्मकता से ग्रसित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम उसको ना छोड़ें। मान लीजिए अपरिहार्य कारणों से ये बच जा रहा है, तो हमें इसके लिए अच्छी बात यह है कि हम उसमें कुशा हो तो कुशा को डाल दें या कुशा से जल छिड़क दें, गंगा जल थोड़ा सा डाल सकते हैं, और तुलसी दल। यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे, चूँकि रविवार को हिंदू धर्म में तुलसी तोड़ना निषेध है और ग्रहण के दौरान तुलसी इत्यादि नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए हम शनिवार को ही तुलसी दल निकाल करके रख लेंगे पर्याप्त मात्रा में, ताकि हम उन्हें ग्रहण के दौरान उपयोग कर सकें। इसके साथ ही साथ ये बात भी जाननी चाहिए
कि सूतक के दौरान हम पूजा पाठ जो वैदिक पारंपरिक तरीके से करते हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ जानें कि मंदिर के पट बंद रहेंगे, पूजा स्थल हमारा ढका रहेगा पर्दे से, लेकिन जो मंत्र हैं जिन्हें हम मन के अंतर में करते हैं, मंत्र शब्द जिससे बना है, उनको हम मन ही मन जाप कर सकते हैं। और इसका जो जाप है वो ग्रहण काल में 1,00,000 गुना ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए हमें ग्रहण काल के दौरान मंत्र जाप अपना ज़रूर करना चाहिए। जो लोग कोई उनका गुरु मंत्र उनके गुरु का दिया हुआ है उसका जाप करें, या उनको कोई ग्रह है या किसी प्रकार की दूसरी चीज़ है तो उसका जाप वो कर सकते हैं। परंतु जो नहीं मंत्र करना चाहते हैं वो अपने इष्टदेव के नाम मंत्र का भी यदि जाप करते हैं तो भी उसका प्रभाव 1,00,000 गुना ज़्यादा होगा, इसलिए इसका ज़रूर लाभ लें। अब एक विशिष्ट प्रकार से, विभिन्न प्रकारों से इसका जो भय दिखाया जा रहा है कि ग्रहण ऐसा होगा, क्योंकि जायज़ इसलिए हो गया कि इस वर्ष में ऐसी 6 खगोलीय घटनाएं घटित होने जा रही हैं। अभी हाल को देखें तो आज से ठीक 15 दिन पहले 5 जून को एक चंद्र ग्रहण परिचर्चा में था। यद्यपि वो उपछाया ग्रहण था और रीवा में क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दृश्य नहीं था। मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि 5 जुलाई को पुनः एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, वो भी भारत में बिल्कुल अदृश्य रहेगा। इसलिए हमें किसी प्रकार के भ्रामक और बहकावे में नहीं आना है जिससे कि हम कोई डर या भय पैदा करें। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि ये एक खगोलीय और आकाशीय ऐसी घटना है कि जिसमें कुछ ऐसे विकिरण निकलते हैं जिसकी वजह से प्रसूता स्त्रियां, हमारी माताएं बहनें हैं, वो गर्भावस्था के दौरान बाहर खुले में ग्रहण में ना आए, और हम चाहें तो अपने आप को भी खुले में व्यर्थ में बिना काम के ग्रहण काल के दौरान बाहर ना निकलें, क्योंकि ये हमारे शरीर पर पड़ने वाले विकिरणों के दुष्प्रभाव को रोकता है। इसीलिए एक धर्म के माध्यम से इसकी रोक लगाई गई है, जिसे हम सूतक के माध्यम से जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ उल्लेखनीय तरीके से बताना चाहेंगे कि कोरोना जैसी चीज़ पर इस ग्रहण का कोई विपरीत प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है, बल्कि यह एक प्रकार से सकारात्मक है। जहाँ एक और इससे विकिरण पैदा होते हैं, मानव के लिए क्षतिकारक ना हो इसके लिए हम परहेज करते हैं। निसंदेह रूप से इससे उत्पन्न होने वाले विकिरण सूक्ष्म जीवाणु, जिनमें विषाणु भी शामिल है, क्योंकि कोरोना एक विषाणुजन्य रोग है, उसके कम करने में मददगार होते हैं। इसलिए हमें इसे अच्छे तौर पर लेना चाहिए, किसी प्रकार के भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, कुछ जगहों पर दिया गया है इसको एक सीमा विवाद जो हमारे अभी हाल के देशों में चल रहा है, जिसमें चीन का नाम उल्लेखनीय है। इससे भी इसका कोई विशेष संबंध नहीं है कि इस ग्रहण के पड़ने के कारण निसंदेह रूप से होगा ही। हाँ, अगर ये चंद्र ग्रहण जो पिछला पड़ा और आगे आने वाला था, ये अगर कहीं भारत में दृश्य होते तो हमारे यहाँ पुरानी जो कहावतें हैं कि एक ही पक्ष में 2 या 3 ग्रहण पड़ते हैं या एक महीने में 3 ग्रहण पड़ते हैं, तो उसका विश्व स्तर पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब 12 जो हमारी राशियां हैं उनके लिए भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे कि हमारी ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। वो हैं सिंह, कन्या, तुला और मीन। सिंह राशि वालों को ये धन लाभ दिलाने वाला है, उनके आजीविका से संबंधित लाभ दिला सकता है। कन्या राशि के लिए सुख में वृद्धि करने वाला है, घर इत्यादि का लाभ मिल सकता है, गाड़ी, कार इत्यादि। इसी तरीके से तुला राशि वालों के लिए भी ये श्री और संपन्नता लाने वाला है, जबकि मीन राशि को पुत्र इत्यादि और अपने इष्ट मित्रों के माध्यम से एक सौख्यता प्रदान करने वाला है। धनु राशि के लिए भी ये ठीक है, परंतु उन्हें विशेष सावधानी भी रखनी होगी ताकि वो किसी प्रकार के विवाद से बचें। लेकिन मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन, ये तीनों राशियों के लिए चिंता, व्यथा और थोड़ा सा घात इत्यादि से बचाने की चेतावनी देता है। मकर के लिए भी ये हल्का सा कष्टप्रद होता है। कर्क राशि के लिए विशेष कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो गोचर के सामान्य सिद्धांत हैं ज्योतिष में, उनके मुताबिक आर्थिक क्षति से बचना चाहिए। कुंभ राशि को जहाँ तक लेंगे तो हमें जीवन साथी के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर उनको किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी किसी वो है तो उसके प्रति हमें समय रहते चेतना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो खंडग्रास सूर्य ग्रहण है हमारा, ये एक सामान्य खगोलीय घटना के रूप में व्यतीत हो जाएगा और इससे किसी विशेष प्रकार की प्रतिकूलता नहीं होने वाली।